सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द हाइपर स्पेस। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिक्स के। तो ये जो वीडियो है ये आपके एमएससी कोर्स के लिए और बीएससी ऑनर्स जो बच्चे कर रहे हैं अभी भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप बीएससी में हैं और आईआईटी जैम या फिर जेस्ट या फिर आप नेट जेआरएफ की वीडियो के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो आज ये सीरीज़ का जो बेसिक्स की सीरीज़ आने वाली है जो आपको पता होनी चाहिए क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ने से पहले, उसका लेक्चर 1 होने वाला है। और ये एचपीयू और सीयूएचपी के स्टूडेंट्स जो काफ़ी पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहले हमारे पास मैकेनिक्स आती है क्लासिकल मैकेनिक्स, तो क्लासिकल मैकेनिक्स हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं 6th या 7th क्लास से, जहाँ पे हमारे पास फिजिक्स का थोड़ा थोड़ा पोर्शन आना शुरू हो जाता है। इससे पहले तो हमारे पास एज ए जनरल साइंस का पोर्शन चला होता है 6th क्लास तक, लेकिन 7th से हम जो है फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं थोड़ी थोड़ी। तो वहाँ पे जैसे ही हम 8वीं या 9th में आके हम न्यूटन के लॉज पढ़ते हैं जो कि अप्लाई हो रहे हैं हमारे पास हमारे डेली लाइफ में। तो उसे हम न्यूटन्स के लॉज पढ़ते हैं या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं, वो हमारे पास इसे ही हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं। तो देखिए, हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं। न्यूटन के लॉज पढ़ते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आप +2 क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल मासेस, जब जहाँ से आप ग्रेविटेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे +1 क्लास से, वहाँ से आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। कंजर्वेशन लॉज पढ़ रहे हैं आप, एनर्जी के, मोमेंटम के अलग अलग। तो वो सब चीज़ें क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आती हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर। लेकिन अभी जो हमारे पास बात आती है कि यहाँ पे क्यों ये कोर्स डिज़ाइन किया गया क्लासिकल मैकेनिक्स का, कि जिसमें हम लैग्रेंजियन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, इसकी हमें क्या ज़रूरत है। तो चलिए उस ज़रूरत को समझते हैं। सबसे पहले वो बेसिक आइडिया वही है हमारे पास। तो देखिए, लैग्रेंजियन मैकेनिक्स की नीड के बारे में हम बात करेंगे। जो एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये आप एज ए नोट्स बना सकते हो। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपको, या फिर कई बार 8 नंबर का भी आ जाता है। शो द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटोनियन मैकेनिक्स और शो द नीड ऑफ लैग्रेंजियन मैकेनिक्स रेदर देन दी न्यूटोनियन मैकेनिक्स, या लैग्रेंजियन डायनामिक्स भी बोल सकते हैं, एक ही बात होती है, उसे कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन रिक्वायर्स स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ एट ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम। देखिए, जो न्यूटन का लॉ होता है वो क्या होता है हमारे पास, F=ma। यहाँ से हम प्रोजेक्टाइल के मोशन डिटरमाइन करते हैं या अलग अलग बॉडीज़ की। जैसे कि आपको अगर मान लीजिए पेंडुलम की बात करनी है तो पेंडुलम का भी आप यहीं से फाइंड करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहीं से आप फाइंड करते हैं इसी लॉ से। तो देखिए, इसके लिए आपको जो फोर्स होगी वो आपको चाहिए ताकि आप उसकी एक्सेलरेशन फाइंड कर सकें। मोशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करना। ठीक है, तो अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो आपको फोर्स की ज़रूरत होगी इसमें। ठीक है, अब फोर्स की ज़रूरत तो होगी, ठीक है, वो हम फोर्स ले भी सकते हैं 10 न्यूटन 20 न्यूटन, सिंपल प्रॉब्लम्स हमारे पास दी होती है। लेकिन कई बार हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जहाँ पे फोर्स को डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है। आइए जानते हैं कैसे। जो हमारे पास प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती हैं वहाँ पे कॉन्स्टेंट फोर्सेस होती हैं। अभी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जो आइडिया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉन्स्टेंट क्या होता है हमारे पास, कॉन्स्टेंट का हिंदी में मतलब है रुकावट। रुकावट या फिर कोई कंडीशन। जैसे कि मैं बोल देता हूँ कि पेंडुलम है वो सीधा जा रहा है, कोई गाड़ी है वो सीधी जा रही है, तो मैंने उस पर कांस्टेंट क्या लगाया कि वो सीधी ही जाएगी, वो मुड़ नहीं सकती या कुछ और मतलब बैक में नहीं आ सकती। वो कांस्टेंट लगा दिया मैंने कि वो सीधी ही जाएगी। तो कांस्टेंट की फोर्सेस उसमें क्या होगी कि जो उसको आगे को पुश कर रही हैं कि तू आगे को ही जा, तो बाकी या मुड़ने लगे तो कांस्टेंट की फोर्सेस उसे रोक देगी। जैसे कि कांस्टेंट फोर्सेस में हम बात कर सकते हैं एयर फ्रिक्शन के बारे में। जैसे कि कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है उस पर एयर फ्रिक्शन लगती है। अब आप मुझे बताइएगा कि न्यूटन मैकेनिक्स में आप एयर फ्रिक्शन को लेते हो? बिल्कुल नहीं लेते हो। आप क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि अगर आप एयर फ्रिक्शन लेने लगोगे तो आपकी जो जी की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा आपको मुश्किल होगी उसका सॉल्यूशन फाइंड करने में। ठीक है, तो मेन कॉज होता है वो कांस्टेंट फोर्सेस के कारण आता है, जिसके कारण
जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, बेसिकली जो हमारा आइडिया है वो क्या है कि हमें उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए, उससे हमें उसकी एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी फाइंड कहाँ पे करते हैं हम? हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स या हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में। ठीक है, और अब इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ फाइंड करते हैं? वो होती है लैग्रेंजियन मैकेनिक्स में। आपके कोर्स में लैग्रेंजियन भी है और हैमिल्टोनियन भी है ना? तो दोनों है, तो दोनों को पढ़ेंगे जैसे जैसे आता रहेगा हमारे पास आगे आगे। तो देखिए, जो इसका थर्ड पॉइंट है उसे डिस्कस करते हैं। जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो जो प्रॉब्लम होती है उसे ज्योमेट्रिकली सॉल्व करती है, एनालिटिकली नहीं। एनालिटिकली क्या होता है आपको पता है, जैसे आप कोई किसी आप इंटीग्रेशन करते हो तो उसे आप एनालिटिकली इंटीग्रेशन करते हो, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में। ठीक है, लेकिन जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो कैसे आता है? ज्योमेट्रिकली। देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूँ। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, अगर हमारे पास ये फोर्स लग रही है और इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास ये है। ठीक है, जो इसे भी रहने दीजिए, सिंपल बताता हूँ आपको। सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन ले रहे हैं हम, इस डायरेक्शन में है और ये आपके पास फोर्स की डायरेक्शन है और ये थीटा एंगल है। तो यहाँ पे हम फोर्स कैसे लेके चलेंगे? फोर्स लेके चलेंगे हम एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या कहाँ से हो रहा है? ज्योमेट्री से देखा जा रहा है, एनालिटिकली नहीं सॉल्व किया जा रहा है, ये ज्योमेट्रिकली सॉल्व किया जा रहा है। तो यही जो बात है उसे लैग्रेंजियन मैकेनिक्स, ये जो डिसएडवांटेजेस हैं इसे वो लैग्रेंजियन मैकेनिक्स पूरा करती है। तो अभी हम जानते हैं कि लैग्रेंजियन मैकेनिक्स है क्या, उसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए, जो सबसे पहले लैग्रेंजियन होता है, जो हम लैग्रेंजियन जो मैं बेसिक आपको बताना चाहूँगा यहीं से, ताकि आप डी एल एम्बर्ट वगैरह आप पढ़ते रहे ना, वो बेसिक हैं, वो आप आसान भाषा में समझ सकते हो। मैं आपको यहाँ पे बेसिक समझा रहा हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, जो लैग्रेंजियन होता है वो क्या होता है? टी माइनस वी। हमारे पास यहाँ पे टी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आप +2 में भी कई बार टी से रिप्रेजेंट करते होंगे, तो यहाँ पे टी से किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और वी से किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आसान हो गई कि हमें जस्ट काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए सिस्टम की और पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए। जहाँ तक काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी हम ज़्यादातर क्या लेते हैं? एम जी एच। ये एन नहीं है, एम है। ठीक है, एम जी एच। तो हम लैग्रेंजियन बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस एम जी एच। ठीक है, ये हो गया। बहुत आसान सा टॉपिक है, ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसे आप समझिए। अभी इसके बाद आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में समझना पड़ेगा। वो आप खुद पढ़िए, एक एक लाइन की डेफिनेशन होती है, वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे कि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास लैग्रेंजियन तो आ गया, लेकिन इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारा गोल है पार्टिकल का, जो हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हम कहाँ से करेंगे? ठीक है, तो हमारे पास लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए आसान भाषा में आपको बताऊंगा, सिंपल सी बात कि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है। देखिए पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा। डी बाई डी टी करली एल ओवर करली क्यू डॉट, ये डॉट है, ठीक है, सिंगल डॉट है, इसे मैं फिर से स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई थी। डी बाई डी टी, ठीक है, करली एल, ये एल क्या है? लैग्रेंजियन। टी माइनस वी जो मैंने आपको पहले बताया, करली क्यू डॉट, ठीक है, माइनस करली एल ओवर करली क्यू इज इक्वल टू 0। देखिए, जब आप किसी भी सिस्टम का लैग्रेंजियन फाइंड करेंगे तो आपको ये इक्वेशन निकालना बहुत ही मुश्किल लगेगा पहले देखने में, लेकिन जब आप निकाल लोगे तो आपको लगेगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो बहुत आसान था। तो चलिए पहले यहाँ पे जो सिंबल्स आए हैं उनका मतलब समझते हैं। क्यू डॉट क्या है? सिंपली पहले क्यू लेते हैं। क्यू क्या है? पोजीशन। हम पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। तो पोजीशन क्या होती है हमारे पास? जैसे कि हमारे पास एक्स वेरिएबल होता है, अगर वो एक्स में जा रहा है तो वो एक्स हो गया, वाई डायरेक्शन में जा रहा है तो वाई आ जाता है, जेड में जा रहा है तो जेड आ जाता है। ठीक है, इसमें आपको जैसे कि कुछ भी लेना नहीं है, पर सिंपली हम फेस स्पेस की बात करते हैं, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको किसी दिन समझाऊंगा। ठीक है, तो वो क्यू आता है हमारे पास। और क्यू डॉट क्या है? अब एक्स डॉट क्या आता है हमारे पास? डॉट का क्या मतलब होता है? डी बाई डी टी। ठीक है,
डी बाई डी टी मतलब टाइम डेरिवेटिव ऑफ द एक्स। टाइम डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन क्या होता है हमारे पास? वेलोसिटी। तो क्यू डॉट क्या आ गया हमारे पास? ये क्यू डॉट है, क्यू डॉट आ गया हमारे पास वेलोसिटी। तो हमें क्या करना है? लैग्रेंजियन को पार्शियल डेरिवेटिव करना है किससे? क्यू डॉट से, मतलब वेलोसिटी से। उसका टाइम डेरिवेटिव फिर से लेना है, टोटल टाइम डेरिवेटिव, और उसमें से माइनस करना है हमें लैग्रेंजियन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके आपके साथ समझाता हूँ। पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। देखिए हमारे पास, अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? टी एम वी स्क्वेयर। तो वी की जगह मैं क्यू स्क्वेयर लिख सकता हूँ आसानी से, क्यू डॉट का स्क्वेयर। वी क्या होता है हमारे पास? एक्स डॉट। एक्स डॉट को हम क्या लिख रहे हैं? क्यू डॉट, आसानी से समझने के लिए। मतलब ये पोजीशन का कंपोनेंट होता है क्यू। ठीक है, तो क्यू डॉट क्या आ गया हमारे पास? ये वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन आ गई क्यू डॉट। ठीक है, तो हाफ एम क्यू डॉट स्क्वेयर। ठीक है, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ रही है? एम जी एच आती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादातर। लेकिन अगर हम बात स्प्रिंग की करें तो क्या आ जाएगी? हाफ के क्यू स्क्वेयर। ठीक है, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ हाफ के क्यू स्क्वेयर। अभी मैं बात करूँ यहाँ पे, आपका ऊपर देखिए पोटेंशियल एनर्जी में के क्यू स्क्वेयर है, यहाँ पे क्यू स्क्वेयर है, यहाँ पे क्यू डॉट का स्क्वेयर है। ये इसकी टी है, ये इसका वी है, बीच में माइनस लगाऊंगा तो क्या आएगा? लैग्रेंजियन। तो ये सिस्टम का लैग्रेंजियन आ गया हमारे पास हाफ एम क्यू डॉट स्क्वेयर माइनस हाफ के क्यू स्क्वेयर। अभी मैंने जो आपके पास आपने नोट की है हमारे पास लैग्रेंजियन इक्वेशन, तो अगर मैं उसे आपके पास फाइंड करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा? इसे पूरा इरेज किया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन फाइंड करना बताऊँगा। तो जो पहले था हमारे पास डी बाई डी टी ऑफ करली एल ओवर करली क्यू डॉट। ठीक है, तो वहाँ पे टी में था हमारे पास हाफ एम क्यू डॉट का स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे क्यू डॉट का स्क्वेयर है, और दूसरे में तो क्या है हमारे पास? हाफ के क्यू स्क्वेयर। यहाँ पे क्यू थोड़ा ना, यहाँ पे क्यू डॉट है, तो ये टर्म हो जाएगी हमारे पास सिंपली ज़ीरो। ठीक है, तो हाफ एम क्यू डॉट का स्क्वेयर, इसका मैं पहले एक डेरिवेटिव लूँगा, उसके बाद फिर से इसका डेरिवेटिव लूँगा। तो ये क्या आएगा हमारे पास? इसका पहला डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आएगा? एम क्यू डॉट। अभी ये आप करके देखिए कि कैसे आया। ये वाला टू इधर को गया, एम क्यू डॉट। ठीक है, इसके बाद मेरे को इसका टाइम डेरिवेटिव लेना है, तो मैं टाइम डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आएगा? एम क्यू डबल डॉट। सिंपल सिंपल थिंग है। देखिए एम क्यू डबल डॉट कैसे आया हमारे पास? यहाँ से पहले इसका एम क्यू डॉट आया, ये अंदर वाली चीज़ है, इसका एम क्यू डॉट आया। यहाँ से आप इसका डिफरेंशिएशन करके देखिए क्यू डॉट के रिस्पेक्ट में। अब जो क्यू है वेलोसिटी, वो क्या है? टाइम से रिलेट करती है। तो जब इसका टाइम डेरिवेटिव लिया तो क्या आ गया? एम क्यू डबल डॉट। तो ये फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास एम क्यू डबल डॉट। अभी जो सेकंड टर्म है उसे फाइंड करते हैं जल्दी से। तो देखिए सेकंड टर्म क्या है हमारे पास? माइनस माइनस हाफ के क्यू स्क्वेयर। क्यू पोटेंशियल एनर्जी माइनस हो रही थी, टी माइनस वी। ठीक है, इसका में हमने लेना है करली एल ओवर करली क्यू। ठीक है, तो ये दो इधर को आया तो क्या बचा? के क्यू। के क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? एम ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, अगर आपको नहीं लिखना है तो मैं यहाँ पे के क्यू से आपको बता देता हूँ आसान भाषा में। तो ये आ गया हमारे पास माइनस का के क्यू। तो जो हमारे पास इक्वेशन थी, अगर मैं उस इक्वेशन में वैसे पुट करूँ, आप अपनी कॉपी पे इक्वेशन देखिए, तो वहाँ पे पुट करूँगा तो क्या आएगा? एम क्यू डबल डॉट, माइनस था तो माइनस माइनस ये वाला माइनस प्लस हो गया, के क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं इसे रीअरेंज करूँगा फिर से, क्यू डबल डॉट इज इक्वल टू, इस साइड आ जाइए, इस साइड देखते हैं, ये माइनस के क्यू हो गया ओवर एम आ गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन इसकी आसानी से आ गई। हमें जो जो हमारे पास के होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है स्प्रिंग का, वो हमें फाइंड करना है, उसकी पोजीशन और उसका मास, और आसानी से हमारे पास इसकी लैंग्वेज इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, या फिर सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। हमें इसकी जो भी इस पे फोर्सेस कांस्टेंट के फोर्सेस लग रहे हैं कि इधर से ये इतना खींचा गया है, इतना इसको छोड़ेगा, इतना ही जाएगा, वो हमें कुछ कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट उसकी एनर्जी हमें पता है सिस्टम की, और हम इसे फाइंड कर ले रहे हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आप लैग्रेंजियन फाइंड कर सकते हैं। तो इस अगर आपने ये कर लिया है तो इसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा। वो आपको थोड़े से बेसिक्स चीज़ें 2-3 टॉपिक मैं सोच रहा था आपको इसी लेक्चर में बता दूं। तो नेक्स्ट से हम एप्लीकेशन की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो हमारे पास टर्म है मेरे पास वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? जेड, ठीक है, वाई और एक्स, ये आप किसी भी तरीके से ले लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको क्या क्या जानना है? पहली बात, ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं हम, या 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं बेसिकली, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी बोल देते हैं। सेकंड थिंग क्या आती है हमारे पास? यहीं से देखिए, आर, थीटा एंड फाई, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको ये भी पढ़ने हैं, क्योंकि आपके बहुत से सिस्टम हैं वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास होते हैं सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, आर, थीटा एंड मतलब रो, थीटा, और थर्ड कौन सा आता है हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में? जेड। ठीक है, ये आता है हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। आपको ये भी, तो अभी आपको क्या करना है, जो आपका होमवर्क रहेगा इस लेक्चर के बाद, आपको एक्स वाई जेड, आर थीटा फाई और रो थीटा जेड में इंटर कन्वर्जन आना चाहिए कि आप एक्स वाई जेड को कैसे आर थीटा फाई में कन्वर्ट करोगे, और आर थीटा फाई या फिर एक्स वाई जेड को रो थीटा जेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा इसके बाद, तो इसे आप कीजिएगा। ये आपको जेसी उपाध्याय बुक में मिल जाएगा आसानी से, या शर्मा कुमार गुप्ता में भी शायद हो, तो आप वहाँ से इसे कीजिएगा। और ये रिलेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जब आपको एप्लीकेशन ऑफ द लैग्रेंजियन फाइंड करने को आती है। ये क्वेश्चन नेट जेआरएफ में भी आपके आते हैं, और आपके फाइनल एग्जाम में एटलीस्ट 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन एप्लीकेशन का ज़रूर आता है। किसी किसी साथ 16 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें आपको लैग्रेंजियन फाइंड करना होता है किसी भी गिवन सिस्टम का। ठीक है, तो सेकंड जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो क्या था? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, तो आपको किसी भी सिस्टम के डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना आना चाहिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या होता है? द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और द कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ सिस्टम। अब मैंने इंग्लिश में बोल दिया, किसी को समझ आया किसी को नहीं आया, तो सिंपल भाषा में बताता हूँ कि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि कितने कोऑर्डिनेट कम से कम चाहिए, ताकि आप उसकी सिस्टम का जो आपके पास पोजीशन है उसे आप डिटरमाइन कर सकें। मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ऐसे नहीं कि मतलब, देखिए फॉर एग्जांपल मैं लेकर चलता हूँ आपके पास। मान लीजिए हमारे पास एक पार्टिकल है, वो स्पेस में घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल घूम रहा है, तो मैं को इसकी पोजीशन बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगा? ऐसे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लूँगा, एक्स वाई, मैं इसके बता सकता हूँ कि ये ओरिजिन से इतना दूर है और इतना ऊपर है। ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो सकता है हमारे पास? 2। लेकिन 2 कब होगा? जब ये प्लेन में होगा। यहाँ पे नीचे से ऐसे प्लेन पेपर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर ये 2 हो गया हमारे पास। ठीक है, अगर मैं इसे स्पेस में लेके चल रहा हूँ, जो मैंने केस लिया हुआ है, उसमें हमें जेड कोऑर्डिनेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे बताना है कि ये यहाँ से यहाँ जैसे है, इसकी पोजीशन यहाँ जैसे है, जेड कोऑर्डिनेट्स में इतना दूर है, इसकी हाइट इतनी है, इसकी लेंथ इतनी है, इसकी ब्रेड्थ इतने पे है ये। ठीक है, समझ रहे हो आप मैं क्या बता रहा हूँ? तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लेन में 2 और स्पेस में आ गई 3। ठीक है, अगर मैं 1 डायमेंशनल लेकर चलता हूँ कि हमारे पास एक, मान लीजिए जैसे हम 1 डायमेंशनल की बात करते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? 1। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एन डायमेंशनल सिस्टम आते हैं, जैसे कि मैंने एक बीकर ले लिया, ठीक है, इसके अंदर मैं ये गैस ले रहा हूँ सारी, ठीक है, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये मैंने एज ए ट्राइजेक्टरी बना दिया, बट आप पार्टिकल लेके चलिए। तो इसे करने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? तो मैं एक पार्टिकल के लिए ये लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, ये पार्टिकल लेकर चल रहा हूँ, इसके ये 3 कोऑर्डिनेट से मैं स्पेस में इसे दिखा सकता हूँ, तो मेरे पास टोटल कितने पार्टिकल हैं? n। तो मेरे पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? 3n। ठीक है, तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी किसी
डायनामिक सिस्टम क्या फाइंड करना आना चाहिए। डायनामिक सिस्टम कुछ नहीं है, कोई भी सिस्टम मोशन में है उसे डायनामिक सिस्टम हम बोल देंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया। इसी के अलावा आपको कॉन्स्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। कॉन्स्टेंट्स वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दिए जाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको अभी बता दूं, क्योंकि हो सकता है आप अभी तो जब अपलोड हो रही है वीडियो तब तो काफ़ी कम लोग देखेंगे, लेकिन जैसे ही फाइनल आपके एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तो बहुत ज़्यादा लोग इसे वीडियो को देख रहे होंगे। तो अगर आप उनमें से हैं तो आपके लिए एक और कॉन्सेप्ट यहीं पे हाजिर है, वो है हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू टी प्लस वी वाइल लैग्रेंजियन इज इक्वल टू टी माइनस वी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। शॉर्टकट तरीका है आपको हैमिल्टोनियन फाइंड करने का, टी प्लस वी करें, और लैग्रेंजियन फाइंड करना है तो टी माइनस वी करें। अगर आपको क्वेश्चन क्या आता है कि आपको लैग्रेंजियन भी फाइंड करना है एंड हैमिल्टोनियन भी फाइंड करना है, तो आप लैग्रेंजियन फाइंड कीजिए। ठीक है, उसमें प्लस टू वी कर दीजिए, क्योंकि पहले माइनस वी हुआ है, प्लस टू वी करके वही हैमिल्टोनियन आ जाएगा। और हैमिल्टोनियन की इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत आसान है, वो मैं आपको फिर कभी बता दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर के फर्स्ट लेक्चर को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं लगी तो कमेंट में डिसलाइक लिख दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।